हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफरेंस क्या है, what is work done by conservative force and what is work done by non-conservative force. So without wasting much of your time, let's start with the topic of conservative and non-conservative forces. बढ़िया सेटिंग दे दीजिए भाई साहब। कंजर्वेटिव CONSERVATIV कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोई एक ब्लॉक ले लिया। क्या ले लिया? कोई एक ब्लॉक ले लिया जिसका मास है m, और इस ब्लॉक m को मैंने ऊपर उठाया। कहाँ उठाया? ऊपर उठाया विथ सम हाइट h। कुछ नहीं, ऐसा एक टेबल पे ब्लॉक रखा था और उसको मैंने कुछ फोर्स से ऊपर उठाया। तो ऑब्वियसली जो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा इससे ऊपर उठाने में F, वो कितना होना चाहिए? mg से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसको नीचे कौन खींच रहा है? mg। और अगर मुझे इसका मोशन करवाना हो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना हो, तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? इक्वल्स टू mg, ताकि नेट फोर्स 0 हो और जो वेलोसिटी से मैं इसको उठाना चाहता हूँ वो कांस्टेंट वेलोसिटी से उठकर कहीं तो भी एक हाइट h पे आ जाए। तो अगर मैं इसकी एमबीडी बनाऊँ या फिर एक छोटा सा यहाँ पे ये बनाऊँ, तो ये ब्लॉक था बेटा पहले, और इसके ऊपर दो फोर्सेस हर वक्त लग रहे थे। एक लग रहा था बेटा मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ F, वो ऊपर लग रहा था, और एक फोर्स लग रहा था बेटा अर्थ द्वारा mg नीचे। और ये जो हाइट, जितने हाइट से ये ऊपर उठाए, ये हाइट हो गई हमारी h। और हाइट जो है ये कैसी है बेटा? वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बेटा? ऊपर। यहाँ से यहाँ चला गया, पोजीशन A से कहाँ चला गया? या पोजीशन B पे चला गया। तो A से B क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं आपको इस केस में पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन बाय, व्हाट इज वर्क डन बाय, किसके द्वारा सर? एक्सटर्नल फोर्स द्वारा नहीं। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स या फिर वर्क डन बाय वेट? वर्क डन बाय वेट। सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज बेटा Fs cos ऑफ थीटा, Fs cos ऑफ थीटा। और अगर मैं आपको वापस पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन बाय वेट इज Fs cos थीटा, या फिर हम सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते थे इसको, वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब h और एंगल बिटवीन देम। ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि यही वर्क डन बाय वेट फोर्स, वर्क डन बाय वेट फोर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट, हाँ चल जाएगा। वर्क डन बाय वेट फोर्स क्या होगा? देखो वेट कितना लग रहा है, देखो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है सर? ऊपर, कितना? h। और एंगल कितना है सर? mg और h में mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो एंगल बिटवीन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं चलो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर, तो एंगल हो जाएगा cos 180, दैट इज -1। सो व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस बेटा? वर्क डन इन दिस केस क्या हो जाएगा? वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन हो जाएगा बेटा -mgh। ये है वर्क डन फ्रॉम A से लेकर B, वर्क डन फ्रॉम A से लेकर B। यहाँ तक सीन क्लियर है? अबे वापस से मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ऊपर जाने के बाद मैंने ब्लॉक को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज्ड, व्हेन द ब्लॉक is released from point B. Again, what is work done by mg? Work done by weight from B to A, B से A, वही होगा Fs cos थीटा। लेकिन अभी वेट कहाँ लग रहा है बेटा? mg नीचे ही लग रहा है सर। mg कहाँ लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? h ही होगा, क्योंकि अगर h ऊपर लेके गया तो डिस्प्लेसमेंट भी h नीचे h ही होगा। और एंगल क्या है सर? अभी सर mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है नीचे, तो अभी जो वर्क डन है सर फ्रॉम B टू A, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स फ्रॉम B टू A कितना है सर? mgh। अब ये पूरा कार्यक्रम होने के बाद अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन बाय द वेट, व्हाट इज वर्क डन बाय वेट इन राउंड ट्रिप। अब राउंड ट्रिप मतलब क्या सर? वर्क डन बाय वेट इन राउंड ट्रिप मतलब क्या बेटा? वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A, वर्क डन फ्रॉम A से B और वापस B से A। अगर मैं आपको पूछा हूँ कि व्हाट इज नेट वर्क डन, तो व्हाट इज नेट वर्क डन इन दिस केस? नेट वर्क डन हो जाएगा सर, A टू B है मेरा -mgh और B टू है मेरा mgh।
सो व्हाट इज नेट वर्क डन? नेट वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल्स टू 0. नेट वर्क डन कितना है? 0. कहा है सर? अरे जब मैं ब्लॉक को ऊपर उठा रहा हूं तब डिस्प्लेसमेंट कहा है सर? ऊपर. फोर्स कहा है सर? नीचे. तो व्हाट इज वर्क डन? mg इंटू एच. फोर्स कितना है? mg. डिस्प्लेसमेंट कितना है? h. और एंगल कितना है सर? 180. cos 180 होता है -1. तो वर्क डन है सर माइनस mg. नेगेटिव वर्क डन. क्यों? क्योंकि फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है सर नीचे, तो वर्क डन है नेगेटिव फ्रॉम ए टू बी. वही अगर यहाँ पे जाने के बाद मैंने छोड़ दिया तो अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय वेट ही हमको निकालना है. तो वेट अभी कहाँ लगा है? नीचे. और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? नीचे. तो वापस वेट मतलब फोर्स कितना है हमारा? mg. डिस्प्लेसमेंट है हमारा h. और एंगल कितना है बेटा हमारा? 0. cos 0 होता है 1. तो ये हो जाएगा हमारा mgh, वर्क डन फ्रॉम b टू a बाय ग्रेविटी फोर्स ही, मतलब बाय वेट ही. सो वर्क डन बाय वेट ही जाते वक्त और आते वक्त इन अ राउंड ट्रिप, मतलब जाना और आना, इज माइनस mgh जाना और प्लस mgh आना. सो व्हाट इज द नेट वर्क डन? नेट वर्क डन इज 0. अब थोड़ा गौर करके देखो यहाँ पे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. बस ऑब्जर्व करते चलो, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो यहाँ पे हमको ऑब्जर्व क्या करना है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन राउंड ट्रिप. सो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या था हमारा? 0 राउंड ट्रिप में पूरा. ठीक है, ये हो गया एक पार्ट. किसके रिलेटेड हमने पढ़ा? यहाँ पे हमने निकाला वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? बाय वेट. वर्क डन बाय वेट. अभी सेकंड केस में हम क्या करेंगे? देखो ध्यान दो, एक ब्लॉक ले लेंगे भाई साहब. एक क्या ले लेंगे? ब्लॉक. ये वही ब्लॉक है. ये ब्लॉक की स्थिति 1, इसका मास है m. तो नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा सर. ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन n. ठीक है. फ्रिक्शन बताओ कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन अगर मोशन मान लो मैं इसकी मोशन आगे करवा रहा हूँ, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूँ इस दिशा में, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा सर? अपोजिट ऑफ द मोशन. और कितना लगेगा सर? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन n कितना है सर इस केस में? mg. तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू mg. अब ये पूरा का पूरा लग जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं फोर्स म्यू mg से ज्यादा ही लगाऊंगा, तो पूरा का पूरा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग जाएगा. अब वापस इस पोजीशन को नाम दे देते बेटा A और इस पोजीशन को नाम दे देते B. अभी अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम A से B, तो आप क्या करेंगे सर? वापस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम. अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा? जब A से B जा रहा है ब्लॉक तो मोशन हो रहा है आगे. फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है सर? पीछे. और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है सर? आगे. तो क्या लिखूंगा मैं? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स है मेरा म्यू mg. फ्रिक्शनल फोर्स कितना है मेरा? म्यू mg. डिस्प्लेसमेंट मान लो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s, तो ये लोग दूंगा s. और एंगल कितना है सर? फ्रिक्शन फोर्स है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो एंगल हो जाएगा सर cos 180 मतलब -1. सो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? ये हो जाएगा मेरा माइनस म्यू mg A टू B. अब वापस मुझे वही निकालना है, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम B टू A. अब B से ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम. चलो वापस से फ्रिक्शनल फोर्स अब कहाँ लगेगा? ध्यान दो. अब जब ब्लॉक B से A आएगा बेटा तो मोशन कहाँ हो रही है? इधर. तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे. फ्रिक्शन अब कहाँ लगेगा? म्यू mg कहाँ लगेगा बेटा? पीछे. देखो जब A से B जा रहा था तो मोशन थी इधर, फ्रिक्शन था इधर. अब जब B से A जा रहा है तो मोशन इधर, तो फ्रिक्शन इधर, और डिस्प्लेसमेंट इधर है अभी. अब जब B से A आ रहा है तो फ्रिक्शन है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे. तो क्या लिखेंगे? फोर्स कितना है? म्यू mg. B से A आ रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट वापस कितना करेगा? s ही करेगा. डिस्प्लेसमेंट s ही करेगा. और व्हाट इज एंगल? अगेन cos 180, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो cos 180. व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस? माइनस म्यू mg s. म्यू mg s. अभी अगर मैं बोलूं आपको कि व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स in round a trip, in round a trip. So what is work done by frictional force? Net work done by frictional force कितना रहेगा यहाँ पे बताओ? It is work done by frictional from A to B plus work done by frictional force from B to A. तो ये हो जाएगा माइनस म्यू mgs प्लस माइनस म्यू mgs. कितना वर्क डन हो जाएगा? -2 म्यू mgs. थोड़ा गौर से देखो इसको, गौर से. दिख रहा है ना? या फिर छोटा हो गया थोड़ा? हाँ दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है, कुछ तकलीफ ही नहीं है. गौर से देखो, यहाँ पे
नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स या फिर बाय वेट फोर्स इन राउंड ट्रिप मतलब जहां से निकला वापस वही आया, वो आया 0। और यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप मतलब जहां से निकला वापस वही आया, तो यहाँ पे नॉन जीरो। हालांकि निगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं, नॉन जीरो। मतलब यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वर्क डन 0 आया, और यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, डिस्टेंस ट्वाइस एस है, जाना और आना, यहाँ पे भी डिस्टेंस h और h ट्वाइस h है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ पे भी डिस्टेंस ट्वाइस s है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन क्या आया, 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन वर्क डन 0 नहीं आया। तो ऐसे कुछ फोर्सेस है, बोलो 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 बोलो, ऐसे कुछ फोर्सेस है जिनके वजह से वर्क डन जो होता है वो डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। और ऐसे कुछ फोर्सेस है फ्रिक्शन जैसे, जिन पे जो डिपेंड करता है बेटा कि डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है। सो वर्क डन, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, देन सच फोर्सेस आर सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। अगर किसी फोर्स द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो ऐसे वर्क डन बाय सच फोर्सेस या फिर ऐसे फोर्सेस को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या कहेंगे बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पे। और अगर वर्क डन बाय सम फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, कुछ फोर्स द्वारा जो वर्क डन हम निकालते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा जो हमने वर्क डन निकाला, वो डिपेंड किया है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तभी भी वर्क डन नॉन 0 है। तो इफ the work done by the force depends upon displacement, then such forces are called as conservative forces. And if work done by the force depends upon the distance, then such forces are called as non-conservative forces. So in this case, work weight becomes your conservative force because work done depends upon displacement. And here friction becomes your non-conservative force because work done does not depends upon displacement, it depends upon distance. Actual में कितना पाथ ट्रैवल किया, क्लियर है। ये हो गया एक मेजर पॉइंट ऑफ सेग्रीगेशन, मेजर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलिए और एक इसके अंदर पॉइंट है जो फिलहाल हमको काम करनी, लेकिन लेसन में ही आगे चलकर काम का है, फिलहाल अपन उसको पढ़ लेंगे 1 मिनट में, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पे ये जो ग्रेविटी वेट वाला जो फोर्स है, वेट फोर्स, mg फोर्स, वेट फोर्स ने जो वर्क डन किया है बेटा, है ना। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ऐसा उठा रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट को हम यहां से ऐसा उठा रहे हैं, और अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया, इसको क्या कर दिया, रिलीज, तो देखो ये वर्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। देखो ये मैंने क्या किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट, वेट के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट करवाया। तो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर हम वर्क कर रहे हैं बेटा अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, यहां पे मैं वर्क कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो आई एम परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स, मतलब आई एम परफॉर्मिंग द वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर होगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो वो वर्क स्टोर हो जाएगा बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी में स्टोर होगा। देखो ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया, ग्रेविटी फोर्स ने वर्क किया, इसलिए ये एनर्जी, ये जो वर्क हमने किया, ये स्टोर हो गया बेटा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैं इसको रिलीज कर दूंगा ये आ जाएगा नीचे, वर्क करेगा ये। लेकिन अगर बोलो फ्रिक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रिक्शन, कि मान लो एक बॉटल को मैंने घसीटते हुए यहां से यहां लेके आया, या फिर एक बॉटल को ऐसा घसीटते हुए, एक बॉटल को हम ऐसा घसीटते हुए यहां से यहां लेके आते हैं, एक बॉटल को अपन सरकाते हुए यहां से आ रहे कहते हैं, क्या ये बॉटल वापस पोजीशन ए पे आ जाएंगी अपने आप अगर मैं बी पे लेके गया तो? नहीं। अरे देखो ना, आपके टेबल पे बॉटल होंगी, उसको ऐसा खिसकाओ और बोलो वापस आएंगे क्या? नहीं। लेकिन वही इस पेन को आप ऊपर लेके जाओ, ये अपने आप नीचे आएगा, क्योंकि इसके अंदर वर्क, जो हमने वर्क किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो स्टोर हो चुका था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमने जो वर्क किया वो अगेंस्ट किसके अगेंस्ट किया बेटा? फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया। यहाँ पे इसलिए इसके अंदर कोई वर्क स्टोर नहीं हुआ जो वापस से बी से इसको कहा लाए ए पे। तो और एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हमको यहाँ पे मिल जाता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स
कैसे? वेट जैसे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके गया तो हमारा वर्क डन बाय वेट मतलब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बेटा? माइनस mgh। और हम क्या बोलते हैं कि जब बॉडी कुछ हाइट h पे है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। फिर आप बोलेंगे सर हमारा आंसर तो माइनस mgh आया, यहाँ पे तो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh। बिल्कुल बेटा, एक्चुअल में वो ऐसा है कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसका निगेटिव करो ना, माइनस mgh का, माइनस mgh का निगेटिव मतलब माइनस ऑफ माइनस mgh तो प्लस mgh। तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो निगेटिव ऑफ व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन दिस केस, नीचे से ऊपर लेके जाने में माइनस mgh, एंड दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh, 0 से mgh। तो ये इतना आप फोकस मत करो इसके ऊपर बस ज़्यादा, क्योंकि जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब ये तो बेसिक है पोटेंशियल एनर्जी का कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहने का तात्पर्य मुझे यही कहना है कि मुझे आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताना था। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड करता है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो ऐसा फोर्स कहा जाएगा बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। इफ, या आप लिख सकते हो या फिर मैं लिखा ही देता हूं, चलो एक सेकंड पॉज कर लेता हूं, इरेज करके लिखा देता हूं फास्ट में। देखो वैसे भी आपको ये एक बार लिखना ही है, अगर आपको लगता है कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर हो रहे होंगे, तो 5 मिनट आगे स्किप कर दीजिए, बाद में का वीडियो देखिए। नहीं तो आप फास्ट में बाद में भी लिखना है, अभी भी लिखना है, तो बेस्ट मेरे साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या रहेगा बेटा? पहला पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में है ना, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स depends upon the displacement, if the work done by the force depends upon the displacement of the body, then such forces are said to be कैसे forces? Such forces are said to be conservative. Such forces are said to be conservative forces, and negative of work done by such conservative forces is stored in the body, in the form of potential energy, क्या लिखेंगे? If the work done by the force depends upon the displacement of the body, then such forces are said to be conservative forces, and negative of work done by that conservative force, मतलब वो work done by conservative force का negative is stored in the body in the form of potential energy। या फिर ये भी नहीं लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, and work done by such conservative forces is stored in the body in the form of potential energy। ये आपने नहीं लिखा तभी भी चलेगा फिलहाल के लिए, कि ऐसे फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन होता है वो बॉडी में स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या एग्जांपल्स इसके देखो, एग्जांपल्स अभी हमने देखा, एक हो जाएगा हमारा वेट, मतलब ग्रेविटी फोर्स अपन जिसको बोल सकते हैं वेट। एक होता है बेटा स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। देखो ना, स्प्रिंग को अगर आप पीछे खींचोगे तो जितना आप उसको खींचोगे, रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, जितना आप खींचोगे उतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होंगी। जैसे आप उसको रिलीज करोगे वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा धाड़ से। तो स्प्रिंग फोर्स वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स या फिर वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स इज आल्सो स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसलिए तो अपन वो धनुष्य बाण में जब अपन उसको पीछे खींचते सा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं। जैसे अपन उसको छोड़ते इट गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी, धाड़ से धनुष्य बाण। क्लियर है बेटा? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें पूरा नॉन कंजर्वेटिव का लिख देता हूं, ठीक है। इफ the work done by the force does not depends upon displacement, या फिर लिख सकते कि depends upon the distance
depends upon the distance traveled by the body, then if the work done by the force, कोई force की वजह से जो work done है, depends upon the distance traveled by the body, then such forces are said to be non-conservative forces, and work done by such forces are not stored in the body in the form of potential energy की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टोर ही नहीं होते। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को आपने ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके गए थ्रू पाथ 1, थ्रू पाथ 2, थ्रू पाथ 3, कोई भी रास्ते से लेके जाओ। अब मान लो जब आप इसको लेके जा रहे थे, ए से बी कोई ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे थे 3 अलग अलग पाथ से, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो मतलब अगर वो जिस फोर्स से आप उसको लेके जा रहे थे, अगर वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव, सो वर्क डन इन पाथ 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन पाथ 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन पाथ 3। कब वर्क सेम रहेगा बेटा? क्यों तीनों केस में वर्क डन सेम रहेगा बेटा? क्योंकि तीनों केस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वर्क डन इन केस 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन केस 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन केस 3। कब सेम रहेगा बेटा? इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है तीनों केस में? डिस्प्लेसमेंट कैसा है? सेम। तो वर्क डन भी कैसा रहेगा? सेम। लेकिन अगर जो फोर्स से आप उसको लेके जा रहे हो वो नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन हो, कुछ भी हो, है ना, यहाँ पे एग्जांपल क्या रखता, फ्रिक्शन फोर्स लिख देना फिलहाल के लिए। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव है बेटा तो लिखेंगे यहाँ पे कि वर्क डन सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है सर, तीनों केस का डिस्टेंस अलग है। इफ फोर्सेस कैसे रहे बेटा? इफ फोर्सेस लिखा क्या तो आर लिखना पड़ेगा। फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। अगर फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है तो डिस्टेंस कैसा है बेटा? डिफरेंट है। डिस्टेंस कैसा है? डिफरेंट है, इसलिए वर्क डन भी कैसे रहेगा? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस क्या है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस क्या है। अगर आप पाथ ए से बी, लोकेशन ए से लोकेशन बी पे कोई ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो और कंजर्वेटिव फोर्स अगर इन्वॉल्व है तो तीनों केस में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है इसलिए वर्क डन तीनों केस में सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। क्योंकि इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप जिस फोर्स से ए से बी लेके जा रहे हो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो क्योंकि अलग अलग पाथ्स का डिस्टेंस अलग अलग है इसलिए वर्क डन भी अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। बस ये इतना स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर रास्ता हो तो इसी स्लाइड से जाएगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के तहत। ठीक है, सॉरी थोड़ा टाइम पास हो गया होगा, लेकिन आपको कभी ना कभी तो लिखना ही है, तो बेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ लिख लेते। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके ऊपर और फिर हम आगे बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी की ओर। एक और पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप। जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि जैसे मान लो ये कोई पॉइंट P है और मान लो ये पॉइंट कोई Q है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट P से Q जा रहा है तो वर्क डन कुछ तो रहेगा W1, और Q से P आ रहा है तो वर्क डन कुछ तो रहेगा बेटे W2, वर्क डन कुछ तो रहेगा W2। अब अगर ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा होगा तो हमने क्या कहा था कि वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा होगा तो हमने क्या कहा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप। अब अगर मैं बोलूं आपको कि व्हाट इज नेट वर्क डन इन दिस कंप्लीट प्रोसेस, कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट P से Q जा रहा है और वापस Q से P आ रहा है तो ये पूरे प्रोसेस में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0।
तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहेगा बेटा आपका 0। अगर ये वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा हो रहा होगा तो W1 इज द वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस एंड W2 इज द वर्क डन इन सेकंड प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो W1 प्लस W2 रहेगा बेटा वो क्या रहेगा बेटा मेरा 0। मतलब जो W1 रहेगा दैट विल बी माइनस ऑफ W2। देखो W1 इसको इधर भेज दो या फिर उसको उधर भेज दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि W2 इज माइनस ऑफ W1। ये किसके लिए बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इसलिए तो हमने लिखा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप, है ना, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए और वापस नीचे लाया, तो लेके गए और वापस लाया, क्योंकि दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है। दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा है मेरा? सेम है। तो ये एक पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा आपका? नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज 0। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज 0। और इसका आंसर क्या है बेटा? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप क्या रहेगा? 0। तो जितना वर्क डन P से Q जाते वक्त होगा उतना ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव साइन में Q से P आते वक्त होगा। क्योंकि अगर पूरा वर्क डन आप निकालें साइकिल का तो वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है। तो अगर W1 होगा वर्क, ये कंजर्वेटिव के केस में, लेकिन कंजर्वेटिव के केस में, नॉन कंजर्वेटिव के केस में तो ऐड हो जाएगा W1 प्लस W2, नेगेटिव नहीं रहेगा, ऐड हो जाएगा। नेट वर्क डन इज W1 प्लस W2 विच इज नॉन 0, क्योंकि डिस्टेंस हुआ है ना, जो एक्चुअल इसका डिस्टेंस है वो आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है सीन? चलिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक इंक्लाइंड सरफेस ले लेता हूँ, जानबूझकर एंगल 37 ले लेते हैं फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, और एक बॉक्स यहाँ पर रख देते हैं जिसका मास ले लेते हैं 10 kg। कितना ले लेते हैं? 10 kg। मान लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पे इन्वॉल्व है म्यू, दैट इज 0.25 मान लेते हैं, ठीक है, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। अब आपको यहाँ पे सवाल पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन। जैसे ऑब्जेक्ट को मुझे A से B लेके जाना है, A से B लेके जाना है, ये डिस्टेंस मुझे दिया है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस मुझे दिया है, जैसे मान लो 10 मीटर्स। कितना दिया है डिस्टेंस? 10 मीटर। कुछ नहीं है, एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है। रफ क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है 0.25। उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है 10 kg का, उसे मुझे A से B लेके जाना है और B से A लाना है। A से B लेके जाना है और B से A लाना है, और बताना है कि व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम A टू B and weight from A to B and work done by friction from B to A and weight from B to A, and what is the work done by the friction and weight in round trip। राउंड ट्रिप मतलब A से B और B से A। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले यहाँ पे अपन लिख देंगे ट्रिप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रिप फ्रॉम A to B, और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा ट्रिप फ्रॉम B to A। ठीक है, A से B, B to A। सबसे पहले काम सुंदर डायग्राम निकाल लेते हैं अपन एवरीबॉडी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हो गया आपका 10, तो नीचे लगेगा बेटा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का ये कितना हो जाएगा बोलो? 100 न्यूटन का ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा 10 cos 37, तो 100 cos 37 हो जाएगा सर 80 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन पे कितना हो जाएगा आपका? 80 न्यूटन से हो जाएगा इस केस में। ये वाला फोर्स कितना रहेगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 100 sin 37 मतलब हो जाएगा सर 60 न्यूटन। कितना न्यूटन? 60 न्यूटन। फ्रिक्शन कहाँ रहेगा आपका? देखो अभी वो डिपेंड करता है कि ब्लॉक कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं आप, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कि जैसे जब आप ब्लॉक को A से B लेके जा रहे हो, A से B, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे A से B के लिए वर्क डन बाय वेट। तो WG लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या रहेगा बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ये निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, क्या कि फोर्स लिख दो, वेट कितना रहेगा हमारा? देखो 100 न्यूटन्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? देखो 10 न्यूटन्स। और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेट एंड डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप गौर से देखें तो वेट कहाँ लग रहा है सर? वेट लग रहा है नीचे। कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होना है सर? इधर। कितना? 10 मीटर। तो इनके बीच का एंगल देखो ये कितना है। ये एंगल कैसे निकालेंगे अपन? देखो ये एंगल, ये हो जाएगा 90, ये इतना 90 आपका, ये वाला हो जाएगा आपका ये 90 प्लस ये 37, तो ये एंगल हो जाएगा टोटल 127 डिग्री। अगर आप गौर से देखा तो एंगल हमेशा टेल से टेल निकाला जाता है, टेल टू टेल ही निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बेटा कॉस ऑफ 127 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 1000, है ना, 1000। एंड व्हाट इज कॉस 27? इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस 37।
तो ये हो जाएगा cos ऑफ 90 प्लस 37, मतलब ये हो जाएगा सर साइन 37, cos 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1000 साइन 37, मतलब हो जाएगा ये 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 600 न्यूटन। कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन, सॉरी cos 90 प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होगा, क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये माइनस यहाँ पे, ये भी हो जाएगा माइनस। सो इट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस, या फिर वर्क डन बाय वेट कितना हो जाएगा बेटा? -600 न्यूटन। ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो मैंने आपको दो तरीका बोला था निकालने का, है ना, कि जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट अभी कहाँ हो रहा है बेटा? इस दिशा में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, कितना हो रहा है बेटा? 10 मीटर। तो वेट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे बेटा, एक तो वेट, वो जो फोर्स जिसकी वजह से आप वर्क निकाल रहे हो उसका कंपोनेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और सीधा मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वर्क डन के लिए फोर्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिखो और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वो लिखो। अब जैसे दूसरे तरीके से अगर अपन करते हैं तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा 80, तो 80 जो कंपोनेंट है वेट का वो तो कोई वर्क करेगा नहीं, क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलर है, cos 90 हो जाएगा 0। तो ये जो वेट का जो ये कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट में कोई वर्क डन करेगा नहीं, वर्क डन में कोई हेल्प करेगा नहीं, लेकिन वेट का जो ये कंपोनेंट है बेटा 60 न्यूटन्स, ये हेल्प करेगा। तो ये फोर्स कितना है? 60, डिस्प्लेसमेंट कितना है इधर? 100, तो S cos 180, 60 इंटू 100 कितना? 600, cos 180 इज -1, तो वही आंसर आ रहा है -600। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे करो। तो ये हो गया बेटा वर्क डन बाय वेट फ्रॉम ए टू बी। अब निकालेंगे बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वापस वही फॉर्मूला Fs cos थीटा। अब देखो बॉडी कहाँ जा रही है बेटा? बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा नीचे। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? देखो मोशन कहाँ हो रहा है वो देख लो, मोशन हो रहा है सर ए से बी, मतलब ऊपर, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। अब कितना लगेगा फ्रिक्शन? देखो म्यू एम जी, तो एन कितना है हमारा? एन म्यू टाइम्स एन, सॉरी एम जी नहीं, म्यू टाइम्स एन। एन कितना है हमारा यहाँ पे? 80 न्यूटन्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू कितना है हमारा? 0.25 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे? 18। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा हमारे यहाँ पे 20 न्यूटन्स। कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन्स। और ये 20 न्यूटन फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बेटा? ए से बी जाते वक्त 20 न्यूटन्स लग रहे हैं नीचे। क्यों? क्योंकि मोशन हो रहा है ऊपर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? देखो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 10, और एंगल कितना है सर? डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में, देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर और फ्रिक्शन है नीचे, तो एंगल है बेटा cos 180। cos 180 होता है सर हमारा -1, तो आंसर हो जाएगा सर -200 न्यूटन। ये सीन कब का है सर? फ्रॉम ए टू बी। अब बात करेंगे सर बी टू ए। अब ब्लॉक कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। ब्लॉक कहाँ पहुंच गया? अभी यहाँ पहुंच गया। अभी बात करना है हमको बी टू ए। कहाँ बात करना है? फ्रॉम बी टू ए। अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे? बोलो Fs cos थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहेगा? देखो यहाँ पे वापस mg 100 न्यूटन कहाँ लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट अभी कहाँ होना है बेटा? इधर 10 मीटर्स। ठीक है, एंगल देखो क्या रहेगा? ये हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये 37, तो ये भी 37, तो ये हो जाएगा 53। ये कितना हो जाएगा? 53। तो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सीधा सीधा क्या लिखे आप? एफ कितना आपका? देखो वेट 100, डिस्प्लेसमेंट 10, एंड कॉस कितना? देखो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेट एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना है? cos 53। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन cos ऑफ 53 डिग्री। एंड व्हाट इज cos 53? देखो cos 53 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू कितना लिख देंगे? पॉजिटिव 3/5, तो आंसर हो जाएगा 600 न्यूटन। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल है बेटा। अभी पढ़ा था ना अपन ने, वर्क डन अगर एक्यूट एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर एक्यूट एंगल होगा तो वर्क डन रहेगा पॉजिटिव, 90 होगा तो रहेगा 0, ऑब्ट्यूज रहेगा तो हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे ऑब्ट्यूज था, ग्रेविटी के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ पे ग्रेविटी के इसके साथ, ग्रेविटी के वेट के ये कंपोनेंट के साथ तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वेट के ये कंपोनेंट के साथ वर्क डन होगा। तो वेट का ये कंपोनेंट क्या है आपका? 60 न्यूटन। 60 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 10, 600, खत्म, एंगल 0 रहेगा। ये कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 रहेगा, तो cos 0 1, 600 न्यूटन। अब जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, सो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन वापस क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे F cos थीटा नहीं सर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज Fs फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos ऑफ थीटा। सो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस? फ्रिक्शन कितना रहेगा वापस? अभी फ्रिक्शन कहाँ रहेगा सर? फ्रिक्शन रहेगा ऊपर। ये दिख रहा है डायग्राम या चला गया फ्रेम के बाहर? दिख रहा है, थोड़ा से बच गया।
फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर? फ्रिक्शन लगेगा सर इस दिशा में, कितना लगेगा सर? 60 न्यूटन, सॉरी म्यू एन मतलब 20 न्यूटन्स। अरे यहाँ पे भी एन कितना है आपका? ये 80 हो जाएगा ना। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका? ये कंपोनेंट हो जाएगा 80 न्यूटन्स, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन तो एफ हो जाएगा म्यू एन। एन अगर आपका कितना है बेटा? 80 न्यूटन्स, तो फ्रिक्शन वापस से कितना हो जाएगा? म्यू एन। म्यू कितना दिया है आपको? 0.25 इंटू कितना? 80, तो फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे 20 न्यूटन्स। तो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। और एंगल कितना है सर? एंगल cos 53, cos 53 होता है सर अगेन cos 53 3/5। सॉरी कुछ गलत हो गया? नहीं, cos 180 आएगा। 53 कैसे आएगा सर? cos 180। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है सर? पीछे। इधर लग रहा है फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है सर? नीचे। तो एंगल कितना हो गया उनके बीच में? 180। cos 180 हो जाएगा सर -1। सो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -200 न्यूटन। अब अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज, ये तो हो गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय वेट एंड बाय फ्रिक्शन, फ्रॉम बी टू ए बाय वेट एंड फ्रिक्शन। अभी आपको पूछे पूरा राउंड ट्रिप का, कौन से ट्रिप का? राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब क्या सर? ए टू बी टू ए। सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी -600 फ्रॉम ए टू बी एंड +600 फ्रॉम बी टू ए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा 0, क्योंकि ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन अगर आप निकालो तो डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है, और राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, खत्म। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -200 कितना हो जाएगा? -400 जूल। -400। बाप रे, मेरे से बहुत बड़े बड़े पाप हो गए, इतने बड़े बड़े पाप की जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। बहुत बड़ा पाप है ये, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। जूल, सॉरी हाँ, वर्क डन जूल। और अगर आप नेट वर्क डन निकाले बाय बोथ दिस फोर्सेस, तो नेट वर्क डन, व्हाट इज नेट वर्क डन? नेट वर्क डन रहेगा आपका -400 जूल। क्योंकि राउंड ट्रिप में, अभी इसके पहले मैंने यही लिखा था, राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा 0 होगा। तो वर्क डन किससे होगा? बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन से ही होगा, खत्म। दैट्स इट। इस तरह से आपको निकालना है। थोड़ा सा हो सकता है आपको तकलीफ गया होगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने ओर से खुद को वापस एक बार समझा के दो ये न्यूमेरिकल, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक ही न्यूमेरिकल में, दोनों कॉन्सेप्ट होके निकलेंगे बढ़िया से, एकदम साफ सुथरे, है ना। तो उस लिहाज से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलिए, बाकी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाते वक्त भी ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा है, तो ये 90 डिग्री है। ऊपर जाते वक्त भी नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और नीचे आते वक्त भी नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर cos 90 है तो 0 ही रहेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही नहीं, वो दोनों केस में नहीं होगा। क्लियर है बेटा? चलिए और एक न्यूमेरिकल ले लेते, देन वी विल स्टॉप लगेज। तो चलिए, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, पहले वाले से भी सिंपल है ना। हमारा उल्टा है, हम पहले थोड़ा डिफिकल्ट वाला ले लेते हैं, बाद में इजी ले लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम 1 2 3 to 2 3 4। अब यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स, ये फोर्स से मतलब मान लो कोई एक बॉडी होंगी, अभी स्पेस वाला तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि 3 डायमेंशन में बनाना पड़ेगा। तो एक बॉडी है जिसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको दिया है बेटा 1 2 3, मतलब 1 i कैप, मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और इस डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो ऑब्वियसली अभी हमको ये डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट 1 2 3 से 2 3 4 पे कैसे गया है, ऐसे घूम के गया या डायरेक्ट गया है स्ट्रेट लाइन से। तो जो हम यहाँ पे वर्क निकालने वाले हैं वो ये एज्यूम करके निकालने वाले कि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, कि इट डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, नॉट द पाथ फॉरवर्ड, कि 1 2 3 से 2 3 4 ये कैसे गया इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये निकालने के 2 तरीके, एक है आम जिंदगी, एक है मेंटॉस जिंदगी। सिंपल वर्क डन बाय फोर्स क्या रहेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे एफ। अब यहाँ पे dx नहीं लिख सकते क्योंकि सिर्फ एक ही डायमेंशन नहीं है, तो लिखना पड़ेगा dr, मतलब पोजीशन वेक्टर। और कहाँ से बेटा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर r2। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज f, देखो ध्यान दो, 2i कैप प्लस लिखेंगे यहाँ पे 3j कैप प्लस 4k कैप इनटू dr बार, मतलब पता है क्या होता है, dr बार इज dx i कैप प्लस लिख देंगे यहाँ पे dy j कैप
प्लस लिख देंगे यहाँ पे डी जेड के कैप। और लिमिट्स क्या है बेटा, यहाँ से देखो 1, 2, 3 से 2, 3, 4 तक। चलो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट विल बी वर्क डन मेरा बोलो, 2 आई कैप इंटू डी एक्स आई कैप। तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 2 डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स। अब अगर मैं लिमिट्स डी एक्स के लिख रहा हूँ, मतलब फ्रैगमेंट अगर मेरा डी एक्स है तो लिमिट्स भी किसके रहेंगे बेटा, एक्स के रहेंगे, तो 1 से लेकर 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3j कैप। इसका तो इसके साथ होगा नहीं, इसका इसके साथ होगा नहीं, डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, तो 3j कैप इंटू डी वाई जे कैप। तो ये हो जाएगा बेटा 3 डी वाई जे कैप हो जाएगा 1। अब अगर फ्रैगमेंट y के है तो लिमिट्स भी किस करेंगे, y के 2 से 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे बेटा 4 के कैप इंटू डी जेड के कैप। तो ये जगह बेटा 4 डी जेड को थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ मैं, लिमिट्स अगर फ्रैगमेंट z के तो लिमिट्स भी किस करेंगे बेटा z के, दैट इज 3 से लेकर क्या लिख देंगे 4, खत्म। सो व्हाट वुड बी वर्क डन, देखो वर्क डन ये 2 वैसे के वैसा इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है सर, x लिमिट्स फ्रॉम 1 से लेकर 2 प्लस 3 वैसे के वैसा इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा, y लिमिट्स फ्रॉम 2 से लेकर 3 प्लस ये 4 वैसे के वैसा इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या होता है सर, z लिमिट्स कहाँ से कहाँ सर, 3 से लेकर 4। चलो अपर वैल्यू लोअर वैल्यू पुट कर दो। सो व्हाट इज वर्क डन, 2 वैसे के वैसा ये अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 3 वैसे के वैसा y की जगह अपर वैल्यू पुट करो माइनस लोअर वैल्यू प्लस 4 वैसे के वैसा अपर वैल्यू माइनस क्या बेटा लोअर वैल्यू, खत्म। सो व्हाट इज वर्क डन, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 21 प्लस 31 प्लस 41। सर कुछ भी बोलते बोलना, तो आंसर आ जाएगा बेटा ये 7 न्यूटन ना। आप करने क्या वापस से, जूल 4 और 3 7 और 2 9 जूल्स, 9 जूल्स, 9 जूल्स इज द आंसर। सॉरी बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 5 और 4 9 जूल, 5 और 4 9 जूल इज द आंसर, खत्म। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज वर्क डन इन ओनली एक्स डायरेक्शन, सो दिस इज वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन, जो कितना है मेरा 2। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज वर्क डन इन वाई डायरेक्शन, तो दिस इज वर्क डन इन वाई डायरेक्शन, एफ ऑफ वाई डी वाई लिमिट्स फ्रॉम वाई के, तो वो कितना है मेरा 3। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज वर्क डन इन जेड डायरेक्शन, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड लिमिट्स फ्रॉम z1 टू z2। तो ये है एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, ये x1 ये x2 ये x2, ये y1 ये y2, ये z1 ये z2। सो दैट इज 4 जूल। और क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी बेटा, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, उसका तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, ठीक है। तो पूरे चर्चा का एक ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस कि वर्क डन, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स depends upon the displacement of the body, then that force is said to be conservative force. And if work done by the force depends upon the distance traveled by the body, then such forces are called as non-conservative forces. Work done by conservative force means the one which depends upon displacement is stored in the body in the form of potential energy, and work done by non-conservative forces means the one which depends upon distance is not stored in the body in the form of potential energy। बस इतना ही सार है इस पूरे हमारे आज के वीडियो का। आशा करता हूँ कि जितना मुझसे हो सका मैं उतना आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको नहीं भी समझाऊंगा तो उसके लिए थोड़ी माफ़ी। आप वापस एक बार इसको थोड़ा अच्छे से एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि आपका कहीं मन भटक गया हो या फिर कोई शब्द आपको पकड़ में नहीं आया होंगे, तो आप एक बार वापस से इसको गो थ्रू कीजिए। तब तक अगले इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, वही नोट्स निकालते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर स्लोली क्यों ना हो लेकिन आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले इसमें, तब तक टेक केयर, बाय।